दोस्तों पिछले 2 साल से एसेज में स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। रीज़न है फ़िलोसफिकल एसेज। फ़िलोसफिकल एसेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है डायमेंशंस जनरेट करना। उसके लिए मैं आपको एक रामबाण इस लेक्चर में एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा। काउंटर व्यूज़ का मतलब क्या है? जो एसे में कहा गया है उसका जस्ट अपोजिट आप कर देते हो। उससे क्या होता है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा थीम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं 2022 और 2023 के क्वेश्चंस जो हैं ऐसे के, उसमें से कुछ रैंडम टॉपिक्स उठाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 7 उठाते हैं। अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। इसका मतलब क्या है? जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की आवश्यकता कम होती है। अब ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब मान लो ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल ऐसे भी नहीं है। इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ इस सेंटेंस में, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो मेरे पास कुछ बनेंगे अपार्ट फ्रॉम इंट्रो एंड कंक्लूजन, इनके बीच में पहले मैं एक थीम बनाऊंगा, रोल ऑफ जस्टिस। कुछ ऐसा बनेगा। रोल ऑफ जस्टिस क्या है सोसाइटी में? कुछ ऐसी बात चल रही है टॉपिक के फेवर में। एंड बस ये बताऊंगा जस्टिस बढ़ेगा तो चैरिटी कम होगी। चैरिटी की बुराइयां बताऊंगा, जस्टिस की अच्छाइयाँ बताऊंगा। ये बताऊंगा ज़्यादा जस्टिस होगा तो चैरिटी की कमी होती जाएगी। चैरिटी की वजह से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, इकोनॉमिकल, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, घर पे जो भी आप बताना चाहो बता दोगे। अब मैं कहता हूँ इसमें आप काउंटर व्यू एक ले आओ। काउंटर व्यू बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि अ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। यहाँ हो गया। मैं ट्राई करूँगा हाउएवर। क्या मैं कुछ हाउएवर लगा सकता हूँ? क्या इसका अपोजिट कह सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ बट समटाइम्स चैरिटी इज़ नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस इन सम सोसाइटीज़? ठीक है, आपकी ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कुछ सोसाइटीज़ में चैरिटी यानी कि दान की ज़रूरत होती है। चैरिटी इज़ नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास डायमेंशन है वो एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे आई थिंक ये वाला टॉपिक है, ठीक है। डायमेंशन आप देखो यहाँ पर, जैसे ही मैं इसके अगेंस्ट द टॉपिक जाता हूँ, काउंटर व्यू लेकर आता हूँ कि ये ठीक है एंड समटाइम्स चैरिटी इज़ नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस इन सम सोसाइटीज़। उससे क्या होगा, पहले मैं जस्टिस को बिल्कुल वैलिडेट करूँगा। इंट्रोडक्शन ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, इस पर तो आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी ऑलरेडी। मैं रोल ऑफ जस्टिस बताऊँगा सोसाइटी में। बेसिकली आई विल टॉक इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है। इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है, फेयरनेस हो गया, इक्वलिटी, इक्विटी, एक्सेस जो हो गया। जस्टिस होगा तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जस्टिस कैसे फेयरनेस लेके आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब कुछ लेके आता है। हम बताएंगे रोल ऑफ जस्टिस। इस टॉपिक के फेवर में ही बोल रहे हैं। पहले हमारे पे एक डायमेंशन आई इंट्रो कंक्लूजन के बाद, हम चाहेंगे ऐसे बैलेंस्ड हो। हमने कहा पहला टॉपिक जो है हमारी पहली डायमेंशन है कि हाँ जस्टिस की नीड तो है ही डेफिनेटली, राइट। अब मैंने जस्टिफाई कर दिया, एग्जांपल्स वगैरह जो देने थे हो गए। अब अगर आप काउंटर व्यू नहीं लेते हो ना, आप कहोगे जस्टिस की नीड है और चैरिटी की नीड नहीं है, बस ख़त्म। यहाँ से आप वहाँ पे चले जाओगे, चैरिटी के अगेंस्ट बोलते रहोगे। मैं कहूँगा लेकिन जैसे मैंने अपोजिट डायरेक्शन दी, मैं आऊँगा वापस से अगेंस्ट द टॉपिक भी जाऊँगा। मैं कुछ ऐसे समाज की भी बात कर सकता हूँ ना जहाँ पे इनहेरेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, सिस्टमेटिक इनजस्टिस ऑलरेडी हुआ पड़ा है। मैं ये बता सकता हूँ कि चैरिटी होने से, मतलब इस टॉपिक के अगेंस्ट में जाने से मेरे पास कितनी डायमेंशन ओपन हुई। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ आपके पास होंगी जहाँ चैरिटी की वजह से एक रोल जस्टिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हुए आपने देखा होगा। चैरिटी कैसे एक कैटलिस्ट बन जाती है चेंज एंड एम्पावरमेंट के लिए। आप टाइप ऑफ चैरिटी की बात कर सकते हो। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकती है। चैरिटी से क्या होगा, हो सकता है आप कहो जस्टिस में, जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 चल रहा है चैरिटी में, इस वाले में आप इसमें ये भी कह सकते हो ऑल्दो जस्टिस आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के लिए बढ़िया है, लेकिन इमीडिएट जो कंसर्न है, जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए तो आज की डेट में चैरिटी की रिक्वायरमेंट है। जब जस्टिस होगा तब होगा। आज की डेट में तो अनप्रिविलेज्ड हैं, इनहेरेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, राइट। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो गैप्स हैं जस्टिस से छूट जाते हैं वो चैरिटी से फुलफ़िल किए जा सकते हैं। तो बेसिकली चैरिटी एक टूल है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, राइट। तो मेरे पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आई, आप समझ रहे हो। अदरवाइज मेरे पास ये डायमेंशन नंबर 3 थी ही नहीं, ठीक है।
2 हो गया, 3 हो गया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कहा अगेंस्ट में भी हम जा रहे, अब मैंने कहा जस्टिस भी चाहिए और चैरिटी भी चाहिए, लेकिन टॉपिक तो ये कह रहा है ना कि जस्टिस चाहिए और चैरिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, इनमें बैलेंस बनाऊँगा। इंटरप्ले बिटवीन जस्टिस एंड चैरिटी, बेसिकली हम कुछ बैलेंस ज़रूर बनाएंगे, कुछ ना कुछ हमें आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, चाहे हम ये बताएं कैसे जस्टिस भी दो चैरिटी भी दो, या फिर मैं बताऊं कि इनजस्टिस की वजह से चैरिटी की नीड हो जाती है, जो डिस्क्रिमिनेशन मार्जिनलाइजेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, राइट, उसकी वजह से चैरिटी चाहिए, या फिर बेसिक नेसेसिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर। इनफैक्ट आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, ऐसी भी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर हायर लेवल ऑफ जस्टिस है बट चैरिटी भी रिक्वायर्ड है। जैसे सोशलिस्ट कंट्री इंडिया है, जैसे जस्टिस है बहुत सारी सोसाइटीज़ में, गरीब होना, एक बंदा रिच है एक बंदा पुअर है, मार्क्सिस्ट इसे कह सकते हैं इनजस्टिस है। लेकिन अब दुनिया में सब अमीर हो जाए सब गरीब हो जाए, ये तो ये भी अपने आप में मेरिट के साथ एक इनजस्टिस है, मतलब सभी लोग आईएएस बन जाएं तो इनजस्टिस हो गया ना। तो एक क्लास डिवाइड है, राइट, लेकिन वहाँ पे आप बताते हो कि हायर लेवल ऑफ जस्टिस ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे भी आपको चैरिटी की रिक्वायरमेंट है। आप बेसिकली दोनों के बीच में इंटरप्ले लेकर आते हो, लेकिन साथ में आप एक और डायमेंशन फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्टिस एक प्रिवेंटिव मेजर भी है कि जैसे जैसे सोसाइटी में जस्टिस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीड फॉर चैरिटी कम पड़ती जाएगी, और एंड में आप जस्टिस और चैरिटी को फिर फाइनली बैलेंस कर सकते हो कि आप जुडिशल सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैं उनको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। चैरिटी आप बता सकते हो कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो आप जैसे ही एक काउंटर व्यू लेकर आए, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। अब हाँ, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन, इसमें काउंटर व्यू नहीं बनते हैं। थोड़ा सिंपल टॉपिक लेते हैं, गर्ल्स वाला। इसमें गर्ल्स आर वेट डाउन बाई रेस्ट्रिक्शन, बॉयज़ विद डिमांड। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि दुनिया में गर्ल्स के पास रेस्ट्रिक्शंस हैं अलग तरह की, एंड बॉयज़ के पास डिमांड्स हैं। दोनों ही हार्मफुल डिसिप्लिन है, दोनों ही हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। अब मैं इसमें काउंटर व्यू क्या कुछ ला सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कुछ, तो मैं कह रहा हूँ हाँ ये चीज़ तो है, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज़ विद डिमांड, ये हार्मफुल भी है। लेकिन हाउएवर, एक हाउएवर लगा के क्या आप कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो, रोल ऑफ हाउएवर। जैसे ही आप हाउएवर लेकर कोई एक टॉपिक ले आते हो काउंटर व्यू, आप समझो वो आपके मतलब का टॉपिक होगा, जहाँ आप नहीं ला पाओ वहाँ पर उस टॉपिक को आपको इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे टॉपिक नंबर 6 छोड़ दो, मत करो ना, ये 4 में से एक ही तो चूज़ करना है। मैं कहूँ हाउएवर देयर आर इंस्टेंसेस वेयर बोथ जेंडर्स एक्सेल अंडर सच प्रेशर। तो आप इसमें, जैसे अगर मैं इस टॉपिक को एक्सपेंड करूँ तो गर्ल्स वाले टॉपिक में क्या क्या कुछ डायमेंशन आप ले लो अपने हिसाब से। इंट्रोडक्शन हो गया, गर्ल्स एंड रेस्ट्रिक्शन, मैं बताऊंगा गर्ल्स रेस्ट्रिक्शन से कैसे झुकी हुई हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, बॉयज़ के पास डिमांड्स क्या हैं। जैसे गर्ल्स के पास बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर रोल्स तो हमने बात करी ली, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल के बाद आज की डेट में भी जेंडर रोल्स हैं। ट्रेडिशनली सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता था, आज की डेट में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बच्चे भी संभालिए, घर में खाना भी बनाइए और बाहर जाकर काम भी करिए। तो ट्रेडिशनल और आज की सोसाइटी में भी डिफरेंसेस हैं। एक्सपेक्टेशंस अपीयरेंसेस को लेकर है लड़कियों से, एक्सपेक्टेशन बिहेवियर को लेकर है, ड्रेस कोड को लेकर है, राइट। तो आप ये बताते हो गर्ल्स एंड रेस्ट्रिक्शन क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप बॉयज़ और डिमांड्स इसमें बताते हो कि बॉयज़ के पास सोशल एक्सपेक्टेशन है, एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी एक कीवर्ड है, इसे आप यूज़ कर लेना। बॉयज़ को उनको कंफर्म करना ही पड़ता है, जैसे सरकारी नौकरी नहीं होगी शादी बढ़िया नहीं होगी, ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। डिमांडिंग बिहेवियर, कई बार इमोशनल सप्रेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सारी आपसे एक अलग तरह की डिमांड्स हैं। अब इनकी वजह से आप हार्मफुलनेस बताते हो। 3 चीज़ें तो आपने टॉपिक से ले ली, 1 2 3। अब मैंने ऐसे यहीं ख़त्म कर दिया होता वे फॉरवर्ड लिख के, लेकिन मैं जैसे ही ले आया 2 एक्स्ट्रा डायमेंशन, मैंने कहा कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी केसेस हैं जब दोनों ही जेंडर्स को, ट्रेडिशनल जेंडर रोल से, रेस्ट्रिक्शंस से गर्ल्स को एंड डिमांड से बॉयज़ को फ्री किया गया, तो ठीक है। जब फ्री नहीं भी किया गया तब भी वो एक्सेल करते हैं, ऐसे रोल्स आपको दिखते हैं। दे आर चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो, जरा सोचना आपको समझ आएगा। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर कैसे दी जाती है, ये सब ना आप एक बार एक काम करना, सिनॉप्सिस गूगल पे ना सीधे यहाँ पे डालना टॉपिक, आगे यूपीएससी ऐसे लिखना, सिनॉप्सिस ना सीधे आता है आपका सर्च रिजल्ट में, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है।
ब्लॉगिंग में डायरेक्टली आप टॉपिक सर्च करो 2022-2023 के एसेस मिल जाएंगे, राइट। तो इस पे आप लिखने का ट्राई करना। कुछ और टॉपिक देखते हैं, जैसे नॉट ऑल वंडरर्स करके कुछ टॉपिक था। हाँ, ये रहा टॉपिक नंबर 3, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें अगर चीज़ें लिखना चाहूँ तो मैक्सिमम ऐसी चीज़ों में ना एक काम आपको कर देना चाहिए, कोई कीवर्ड दिखता है ना, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि वॉन्डरिंग का मतलब क्या है, लाइफ में वॉन्डरिंग का क्या मतलब है, राइट। जब भी कोटेशन आए, जैसे यहाँ पर अभी शिप इन हार्बर है, तो शिप का मीनिंग आपको बताना चाहिए, हार्बर का मीनिंग बताना चाहिए। टाइम टू रिपेयर रूफ, रूफ का मीनिंग बताना चाहिए, सन का मीनिंग बताना चाहिए, शाइनिंग का मीनिंग बताना चाहिए। यू कांट स्टेप डाउन इन सेम रिवर, स्टेप डाउन ट्वाइस इन सेम रिवर, रिवर का मीनिंग बताना चाहिए क्या मतलब है। स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, ये चारों टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं, आपको समझ आएगा। अगर मैं इस टॉपिक को लिखूँ नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है, मेरे पास जो ऐसे में डायमेंशन आएंगी, इंट्रोडक्शन के बाद आएगा वॉन्डरिंग की मैं मीनिंग एक पैराग्राफ में बता दूंगा, मैं सेल्फ डिस्कवरी बता दूंगा कि वॉन्डरिंग से क्या क्या होता है, क्यों करनी चाहिए। शायद डायमेंशंस ना मिले, आप बहुत बढ़िया होगे तो और 2-4 डायमेंशन ले आओगे, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, हाउएवर करके कुछ जोड़ने का ट्राई करता हूँ। 2 चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी, यहाँ पर लिखे हुए हैं, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट बट बी रेडी टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। अगर आप घूमने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप खो जाओ, लेकिन अनसर्टेनिटी हो सकती है, या फिर एक और काउंटर भी हो सकता है, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट हाउएवर बी रेडी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। इससे क्या होगा, इससे ना आपके पास फर्दर डायमेंशंस आ जाएंगी। आप देखो कितनी डायमेंशंस हैं। आपने मीनिंग ऑफ वॉन्डरिंग बताई, आप बताते हो सेल्फ डिस्कवरी थ्रू मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट करते हो, बी रेडी टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, आप बताते हो कि लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ होंगी, भले ही हम वॉन्डरिंग करें, घूमें, ये जो जब तक अनसर्टेनिटी नहीं होगी। फेमस इंडिविजुअल्स के आप नाम बता सकते हो, राइट। आप पर्सनल ग्रोथ एंड डिस्कवरी का पाथ बता सकते हो, आप बता सकते हो कि वॉन्डरिंग से कैसे पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है। बहुत सारे इस तरह से लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर आप बता सकते हो, और जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस है, उनकी सक्सेस स्टोरीज बता सकते हो। इस तरह से आप कुछ डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो ये वाला उठाते हैं, स्माइल इज़ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, ये 2022 का टॉपिक है। इसका अगर मैं काउंटर कुछ ऐसे कर दूँ, स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज हाउएवर स्माइल कैन नॉट सॉल्व ऑल द एम्बिग्यूटीज। अब इससे क्या होगा, मैं अभी ये माउस को यहीं पॉज करके रख रहा हूँ। इससे ये होगा कि पहले मैं इसके, यही है ना टॉपिक, स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, स्माइल है तो सब कुछ है, आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अप्रोच में क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन के बाद स्माइल की पावर बताऊंगा कि जब भी एम्बिगुअस सिचुएशंस हैं लाइफ में, तो वहाँ पर स्माइल क्या कर रही है, स्माइल से क्या क्या हो सकता है, आप उसके प्लस पॉइंट्स बताने वाले हो, राइट। कुछ भी एग्जांपल्स बता दो, आप बताओगे स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, स्माइल में कोई इमोशंस इधर उधर नहीं होते हैं, या फिर अगर आप परेशान हो तो अपने इमोशन को मास्किंग कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो, राइट। अब जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, आपको समझ नहीं आया, थैंक्स बोलना है, स्माइल कर दिया, हो गया। आप बताते हो स्माइल सर सोशल लुब्रिकेंट, अलग कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अब हो गया। मैक्सिमम अगर आप इतने तक स्टिक रखते तो आप स्माइल्स की लिमिटेशन और बताए थे, इसके हार्मफुल इफेक्ट बताए थे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा हाउएवर स्माइल कैन नॉट सॉल्व ऑल द एम्बिग्यूटीज, तो लिमिटेशंस बताना फिर मेरा काम हो गया कि जब डीपर लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे प्रॉब्लम्स है, तब स्माइल से कुछ नहीं होगा। हो सकता है स्माइल सुपरफिशियल हो सकता है ऐसी स्माइल होने से कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाएं। अभी यार लड़ाई चल रही है, आप वहाँ स्माइल कर दो तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी ना। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप वहाँ पे हंस दो जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, राइट। तो आप बताओगे स्माइल्स की लिमिटेशन है, कहाँ से आई है, हेडिंग नंबर 4, कैन नॉट सॉल्व ऑल द एम्बिग्यूटीज। आप फिर और फर्दर बताते हो इसका मिसयूज़ भी होता है। स्माइल का सबसे जो फेमस केस है हनी ट्रैप हो गया, सरकास्टिक स्माइल हो गया, राइट। बहुत सारे आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। आप बता सकते हो स्माइल की वजह से डिफरेंट कल्चर्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप फिर ये बताओगे कि ठीक है स्माइल कैन नॉट सॉल्व ऑल द एम्बिग्यूटीज। अब आप फिर अल्टरनेटिव टू स्माइल्स भी बताओगे, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आ रहा है, नॉन वर्बल क्यूज इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आपके पास
इतनी सारी डायमेंशंस एक्स्ट्रा आ गई। अगर आप सिर्फ इतने पर रहते तो आपके पास पॉइंट नंबर 4 हो सकता हो जाता, 5 और 6 नहीं होता। अब आप समझो अगर इस ऐसे में एवरेज मार्किंग बहुत बढ़िया किसी को नंबर मिल गए तो 70 से 75 मिल गए, तभी तो 150 आते हैं। अब मान लो किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, 60 इंटू 2 120 मार्क्स हो गए, और आप 5 नंबर और ले आते हो, ठीक है, 65 हो गए। आपने 10 नंबर का गैप क्रिएट कर लिया दोनों एसेज में। तो जहां आपको लगे आप रिवर्स नहीं कर सकते वहां मत करो, छोड़ दो ना। दो हेडिंग अगर आप ले आए, डेफिनेटली 10 नंबर से बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट करोगे। मेरी मार्कशीट देखना, आपको समझ आएगा क्यों कंसिस्टेंटली 140, 148 या 149, 150 ये मार्क्स हैं 3 अटेम्प्ट में। चलो और देखते हैं। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। अब मैं एक कंडीशन रखता हूँ, ठीक है। रिवर, इसका मतलब ये है कि मतलब एक काम कर लिया लाइफ में, अब दोबारा क्यों करना, उसके लिए दोबारा नहीं जाना है। तो क्वेश्चन तो यही है। अब मैं कहता हूँ ठीक है, मान ली बात, लेकिन ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होंगी जब हमें दोबारा सेम रिवर में स्टेप डाउन करना पड़ेगा। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टेप अगेन इन द सेम रिवर। मान लो आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हो, एक अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो फिर 5th 6th अटेम्प्ट क्यों दे देते हो? लाइफ ख़त्म थोड़ी हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि आप ये बताओगे, पहले तो मेटाफर और रिवर ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करना। जब भी फिलोसफिकल टॉपिक आए तो जो फिलोसफी है ना, बताओगे क्या है, कोटेशन का मतलब क्या, आप बताओगे, राइट। रिवर की कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, रिवर इज़ फ्लोइंग, रिवर इज़ डायनेमिक, रिवर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मेटाफर आप कनेक्शन बिठाओगे, रिवर और लाइफ के बीच में क्या कनेक्शन है, राइट। स्टेपिंग इन रिवर, रिवर के अंदर स्टेप इन करने का क्या मतलब है, रिवर में जाने का क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर सिर्फ यहीं तक रखता हूँ बात, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप रिवर का मेटाफर बताओ और देयर इज़ नेसेसिटी टू स्टेप इन अ डिफरेंट रिवर, ठीक है, एक जगह हो गया, दूसरी जगह जाओ, और मैं कह दूंगा नॉट टू स्टेप अगेन इन द सेम रिवर। इसके बाद कंक्लूजन, यही तो डायमेंशन बनती है कुछ। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ और कुछ हो सकती है। चलो जितनी भी हो उसमें भी आपने मान लो 5-6 और कुछ दे दी, तो भी आपके पास 2 काउंटर व्यू हैं। मैं कहूँगा लाइफ में देर आर नेसेसिटीज़ टू स्टेप डाउन इन द सेम रिवर। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैं इसी को एक्सपेंड कर देता हूँ। देखो मैंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। देयर कुड बी लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, रिबिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग रिलेशंस, पर्सपेक्टिव्स आपके चेंज होते हैं लाइफ में, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व आप कैसे करोगे, प्रैक्टिस और स्किल इंप्रूवमेंट आपकी कैसे होगी अगर आप उसी रिवर में नहीं उतरोगे तो। या आपका एक काउंटर व्यू, बेसिकली कितनी सारी हेडिंग्स आ गई, 1 2 3 4 5, जितना लिखना है लिख लो, 1 पेज, आधा पेज, 1.5 पेज, 2 पेज। अल्टीमेटली आप बैलेंस आउट करोगे चेंज एंड फैमिलियरिटी को। रिवर मतलब बेसिकली चेंज को बता रहा हूँ, फैमिलियरिटी आप उसी पाथ पे जाओगे कि क्यों उसी पाथ पे रहना, ठीक है। आपने एक बार एक्सप्लेन किया कि क्यों आपको सेम रिवर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके चेंज हो सकते हैं, कल्चर चेंज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन कई बार सेम रिवर में आना भी ज़रूरी है, ठीक है। सेम वे में अगर मैं कोई और टॉपिक ये लूँ, शिप इन हार्बर इज़ सेफ, लेकिन ये उसके लिए तो बना नहीं है, शिप हार्बर में रुकने के लिए नहीं बना है ना, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि शिप से बाहर निकलो, ये करो, वो करो, वेंचरिंग बियॉन्ड द हार्बर, ये सारी चीज़ें करो। मैं कहता हूँ देयर आर टाइम्स व्हेन स्टेइंग इन हार्बर इज़ डिज़ायरेबल। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, आप बहुत बढ़िया हो, ढेर सारे हो, लेकिन उस टाइम पे कई बार ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको सेफ प्ले करना है। जैसे रिस्क आ गया भाई, अगर तूफान आ गया समुद्र में, तो उस टाइम पे तो आप शिप को लेके तूफान में नहीं चले जाओगे ना, वेट करोगे, चीज़ों का रिस्क असेसमेंट करोगे, फिर फाइनली बैलेंस आउट करोगे। कुछ एग्जांपल्स अगर आपके पास हैं तो आप दोगे। 4 5 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा हेडिंग्स हो गई। जो आप 3 में ही रह जाते ना कि शिप हार्बर में रहने के लिए नहीं है, हार्बर मतलब एक तरह से आपका कंफर्ट जोन है, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ग्रोथ के लिए, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये बताते हो कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब आप न्यू वेंचर्स एक्सप्लोर करते हो, अदरवाइज आप वहीं रह जाओगे। लेकिन रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, आप इसकी लगातार बात करोगे, एंड में आप एक बैलेंस करोगे, बैलेंस दोगे, एंड फाइनली कंक्लूड करोगे। सेम वे में अगर मैं कहूँ द टाइम टू रिपेयर अ रूफ, ये वाला, जब सन इज शाइनिंग मतलब कंडीशंस फेवरेबल है, उस टाइम पे आप रूफ को रिपेयर कर लो। मगर ठीक है, अगर कर लिया था, लेकिन देर आर सिचुएशंस व्हेन यू नीड टू रिपेयर रूफ ड्यूरिंग रेन। अब आपदा आ गई, अब आप क्या करोगे? छोड़ दोगे उस टाइम पे? नहीं,
अब अगर मैं कोटेशन इतनी ही लेकर ऐसे लिखूं तो मैं इसको इंटरप्रिटेशन दे दूंगा, इसका मतलब क्या है। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ इस कोटेशन का मतलब यही है कि जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं ना उनके लिए आपको पहले से ही अच्छे टाइम में तैयारी करके रखनी चाहिए, राइट। जैसे मान लो अभी पानी, वाटर की क्राइसिस है, तो हम क्या कहते हैं कि अब अभी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, लेकिन क्वेश्चन ये है मान लो किसी ने नहीं की, या कहीं मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, उस टाइम पे क्या करोगे। तो देयर आर सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस होंगी, राइट। आप इस कोटेशन को एक्सप्लेन ज़रूर करोगे, आप बताओगे लिटरल मीनिंग ऑफ कोट क्या है, रूफ का मतलब क्या है रिपेयर करना एक गुड वेदर में, आप वो चीज़ बताओगे, ठीक है। प्रोएक्टिव एक्शंस की आप बात करोगे, बेनिफिट्स बताओगे, प्रोएक्टिविटी के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक। तो अब मैं इन चीज़ों में अगर मैं फेवर में सिर्फ पार्ट 1 इतने में बात करता हूँ जो यूपीएससी ने बोला है, तो मैं मीनिंग या इंटरप्रिटेशन बता दूंगा एंड रूफिंग इश्यूज इन लाइफ बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। रूफ को मैं कहूँगा लाइफ के चैलेंजेस हैं, अर्ली डिटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊँगा, इस तरह से कुछ बात करूँगा। एंड आई विल टेल कि प्रोएक्टिव एक्शन के क्या एडवांटेज हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। मेरा ऐसे यहीं ख़त्म हो गया 2, 3, 4, 5 पे, ठीक। बेसिकली 2 तो हमारा इंटरप्रिटेशन है, 3, 4, 5 पे हो गया ख़त्म। अब काउंटर व्यू से क्या क्या आया, काउंटर व्यू से आपका ऐसे डबल हो गया, तो आप समझो 10 नंबर नहीं बढ़ेंगे, हो सकता 25-30 नंबर एक सिंगल ऐसे में आप बढ़ा ले जाओ। मैं अगर ये कहता हूँ कि सिचुएशंस हैं रिपेयरिंग द रूफ इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेन ऑल्सो, तो मैं कहूँगा देयर आर सिचुएशंस व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू टेक एक्शन व्हेन देयर इज़ रेन। रेन मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, ऐसा हो सकता है कि रेन हो गई, या फिर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, या फिर इमरजेंसी अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं, अर्जेंट रिपेयर्स हैं, फर्दर डैमेज आप रोकना चाह रहे हो। मान लो छोटा सा लीक हो गया और बारिश हो रही है, आप कहो मैं अगले बारिश में रोकूंगा, तो फर्दर डैमेजेस हो जाएंगे ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आपको बाद में देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप स्टॉर्म के एग्जांपल दे सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जांपल दे दो, बाकी छोड़ो। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसी सिचुएशंस हैं वो उस टाइम पे इतना इजी नहीं हुआ है। एडवांटेज है प्रोएक्टिव एक्शन के, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस ज़रूर रखनी पड़ेंगी आपको। जब आपको रूफ रिपेयर करनी है लाइफ में, उसी टाइम पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जब फट गई चीज़ें, तब आपको स्लिपरी सरफेस मिलेगी। बेसिकली हो सकता है हैजार्डस वर्किंग कंडीशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको करना पड़ेगा, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, सेफ्टी मेजर्स आपको नेक्स्ट लेवल रखने पड़ेंगे, वेदर कंडीशन बेसिकली लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे मान लो अभी आपकी शादी के लिए आप वेट कर रहे हो एंड एक अटेम्प्ट बचा है यूपीएससी का, अब उस एक साल में करो या मरो वाली कंडीशन आ गई, राइट। तो बस आप इस तरह से बताओगे। अल्टीमेटली आप ये बताओगे कि यू हैव टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फियर ऑफ एक्शन। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अगर रेन हो गई तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। अब नेसेसरी टास्क हैं उनको आप निपटाओ, इससे बियॉन्ड डिले मत करो। अल्टीमेटली इसको आप कैसे बता रहे हो, 6, 7, 8 पॉइंट को एडेप्टेबिलिटी से। एंड प्रोएक्टिविटी क्या है जो हम पहले वाले पार्ट में कह रहे हैं, हम 2 तो ठीक है, 3, 4, 5 हम ये कह रहे हैं इस फेवर में बात कर रहे हैं, सॉरी ये वाला, और आगे का पार्ट हाउएवर से आगे का पार्ट 6, 7, 8, 9 इनफैक्ट यहाँ तक मेरे ऐसे की लेंथ डबल हो गई। तो जब भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना तो ये चीज़ें ज़रूर करो। ये ज़रूरी नहीं हमेशा ही आप काउंटर व्यूज़ ले जाओ। जैसे म्यूज़िक, इस वाले का काउंटर व्यू लाना डिफ़िकल्ट है। विजनरी डिसीजन मेकिंग, इसका काउंटर व्यू लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ज़बरदस्ती काउंटर व्यू ले आओ तो ले आओ, डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स इज़ अ म्यूजिक ऑफ रीज़न, इसका काउंटर व्यू लाना डिफिकल्ट है। हालांकि इसके ऊपर आप ब्लॉग सर्च करना मिल जाएगा, सिनॉप्सिस है इसका, राइट। तो आई होप कि ऐसे में ये लेक्चर आपको नेक्स्ट लेवल हेल्प कर जाएगा। 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, पहला कि कभी भी कोई कोटेशन बेस्ड चीज़ आए, एक पैराग्राफ में आप उसको इंटरप्रिटेशन ज़रूर बताओ, ठीक है, रिलेट करो। उसमें आपका इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग आ जाएगी। फिर काउंटर व्यू से ट्राई करो, जहाँ काउंटर व्यू नहीं उस ऐसे को छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल के हो ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल का तो क्वेश्चन नहीं है ना, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजनिंग है, ठीक। इसको भी कई बार ना चीज़ें एक्सपेंड करनी होती है, हमें काउंटर नहीं लाते हैं। रीज़न में मैं क्या कर सकता हूँ, रीज़न से रिलेटेड और चीज़ें ला सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। रीजनिंग हो गया, देन लॉजिक को मैं ला सकता हूँ कि रीजनिंग इज़ फ्यूचर, मैथमेटिक्स इज़ फाउंडेशन, ठीक है, इस पर हमने लेक्चर पहले देखा हुआ है। तो आप या तो काउंटर व्यूज़ लाओ या फिर एक्सटेंड करो उस टॉपिक को, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। म्यूज़िक को एक्सटेंड करो, रीज़न को, लॉजिक को एक्सटेंड करो, राइट।
जब हम कहते हैं व्हेन म्यूजिक ऑफ मैथमेटिक्स इज प्लेड रीजनिंग नीड्स नो अदर एक्टर टू बिकम ब्लॉकबस्टर, कुछ आप स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल देते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो। बट ये जो काउंटर टॉपिक है ना, काउंटर करने वाला, आप ये देखना, ये आपको नेक्स्ट लेवल हेल्प करेगा। कुछ मैंने काउंटर आपको दे दिए 2023 और 24 के, 2023 के, ये 2022 के हैं। ऊपर अगर आप देखो ये काउंटर व्यूज़ है। जैसे फॉरेस्ट वाला है, हमने क्या कहा, एक्सप्लॉयटेशन शुड बी सस्टेनेबल। पोएट्स ठीक है, हाउएवर दे हैव सिग्निफिकेंट पावर इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राइट। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हो सिनॉप्सिस आइज पर, तो यहाँ आपको स्पेशल कोर्सेज में मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स दिखेगा एंड एसए फॉर यूपीएससी, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड कोर्सेज हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल कोर्सेज हैं। इस लेवल के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कोर्स, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कंसिडर अप्लाइंग ऑल द थिंग्स जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई। बहुत मेजर डिफरेंस आप फील करने वाले हो एग्जाम में। थैंक यू।